नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। छुपाने की कोशिशें आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार हो रही हैं कि सिद्धू से पार्टी की कोई बात नहीं हुई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि सिद्धू का सियासी सिक्सर केजरी से मुलाकात के बाद ही बाउंड्री के पार पहुंचा था। छुपने वाला यह भी नहीं है कि अब गुजरात में क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा। कांग्रेस के भीतर भी घमासान जो मचा है वो बाहर आने को बेताब है। वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा भला किसको क्या मिला है, लेकिन बुद्धिजीवियों की जमात में शामिल होने के शौकीन कांग्रेस सांसद अपना सियासी वनवास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्लॉग के जरिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लगे हाथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का विकल्प भी बता दिया है। कौन है ये सांसद महोदय दिल्ली से जो पूर्व सांसद हैं और किसके बेटे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर कांग्रेस ने ब्राह्मण वोटों की जोड़तोड़ में जुटी बीजेपी के पांव की जमीन खिसका दी। लेकिन जिस शीला पर कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव लगाया, अब उनके बेटे ने ही पार्टी आलाकमान की नाक में दम कर दिया है। अपने ब्लॉग के जरिए पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के साथ पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली है। अपने ब्लॉग में दीक्षित ने लिखा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में मुझे बताया गया है कि बागी स्वभाव के कारण मुझे पसंद नहीं किया जाता। मैं क्या करूं? जहां तक दिल्ली कांग्रेस इकाई की बात है, मैं ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता जिसका पूरा जोर शीला दीक्षित को खारिज करने पर रहा हो। संदीप दीक्षित ने सिर्फ नाराजगी ही नहीं जताई, बल्कि लगे हाथ विकल्पों की तरफ इशारा भी कर दिया। माकन से लेकर राहुल गांधी तक निशाना साधने वाले दीक्षित लिखने तक ही सीमित नहीं रहे, अपनी बात पर डटे हैं। जो मैंने लिखा है उसको उसी माने में पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं लिखता मैं गलत बयानबाजी, झूठ नहीं लिखता, इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन आज दीक्षित के इस बयान ने पूरी कांग्रेस की तस्वीर साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने अरुणाचल और उत्तराखंड में कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे तो लगा दिया, लेकिन संदीप दीक्षित के ताजा ब्लॉग ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर की पहल पर आलाकमान ने शीला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो बना डाला, लेकिन यूपी के कई कांग्रेसी नेता आज भी उन्हें खारिज करने में जुटे हैं। केरल में तो करुणाकरन के निधन के बाद एंटनी सर्वेसर्वा हो गए, लेकिन हालिया चुनाव के बाद ओमान चांडी के खिलाफ भी बागी बोल फूटने लगे हैं। उत्तर और दक्षिण ही नहीं, पूर्वोत्तर में असम से लेकर मणिपुर में यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बागियों की बगावत देखने को मिली है। कर्नाटक में तो कांग्रेस के बागी विधायकों ने सिद्धारमैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेशक कांग्रेस की नाक में कई छेद हैं, लेकिन जिस अंदाज में संदीप दीक्षित ने अपनी भड़ास निकाली और फिर कांग्रेस का गुणगान कर लीपापोती भी की। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक, हर तरफ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आलाकमान भी इस जो सुगबुगाहट रोजाना सुनने को मिल रही है उसको महसूस कर पा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं मणिपुर, मिलवाते हैं उस बेटी से जो 16 साल बाद अब अपनी जिंदगी बदलने जा रही है। Sharmila, have you heard her name? She's a symbol of struggle for Manipur. If you don't, that's a shame. Iram's peaceful struggle is a suicide, the jury says, but she's only pleading for peace in the land so her people can smile. भूख हड़ताल लोकतंत्र में मर्यादित आंदोलन का ऐसा हथियार है जिसे गांधी से लेकर इस देश में अन्ना तक ने खूब आजमाया। लेकिन 16 साल से इस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहकर दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अनशन करने वाला कोई नाम है तो वो है इरोम शर्मिला। लेकिन देश और दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वाली ये बेटी अब जमहूरियत के जलसे में शामिल होने जा रही है।
ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ इकहरा शरीर, बिखरे बाल और खुरदरा सा चेहरा। इरोम शर्मिला को अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया ने ऐसे ही पहचाना है। 2 नवंबर 2000 को मणिपुर की इम्फाल घाटी में हुए मालोम नरसंहार के बाद से इरोम ने नमक और चीनी तक का स्वाद नहीं चखा है। उस दिन से आज तक इन्होंने आईना भी नहीं देखा है। इरोम भूखे रहकर जान देना चाहती थी, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा को खत्म करने के लिए उठाएगी उनकी कसम सरकार को झकझोरती तो रही, लेकिन मजबूर नहीं कर पाई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह सिद्धांतिक विश्वास है कि आफ्स्पा और इस प्रकार के जो कानून हैं, इनको लेकर के अंतिम निर्णय सिक्योरिटी एजेंसीज की राय पर ही होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक का काम नहीं है कि इसका फैसला करें। दरअसल इरोम जैसे लोगों के प्रयासों के कारण ही आफ्स्पा पर आई सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था इमरजेंसी और डेमोक्रेसी के बीच सेहतमंद और समझदार तालमेल बनाने की किरण के रूप में सामने आई है। अदालत ने कहा है कि सुरक्षा बल आफ्स्पा की आड़ में बदले की भावना से ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार हनन के ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। अदालत को इनकी सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की दरकार नहीं है। 9 अगस्त के बाद की तस्वीरों को आप देखेंगे तो इरोम की नाक पर लगी ये मेडिकल सपोर्ट की जरूरत शायद नहीं होगी और उन्हें पहचानने के लिए भी आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि अपनी जिंदगी और अपनी सरकार के खिलाफ चला उनका अनशन क्या सत्ता और समाज की आंखों के सामने झूलते सवालों का जवाब ढूंढ पाया? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के आदर्श लोक में दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकारें क्या एक औरत से प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ती रही? जब लोकतंत्र की बुनियाद को इरोम जैसे आयरन की जरूरत है, तो इस आयरन लेडी की हताशा क्या शांतिपूर्ण आंदोलनों के किताबी मुहावरों के मुंह पर तमाचा नहीं है? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। Irom Sharmila, have you heard her name? She's a symbol of struggle for Manipur. If you don't, that's a shame. Irom's peaceful struggle is a suicide, the jury said. तो इरोम से जुड़ी इस खबर के बाद अब आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त ममता बनर्जी और नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह से एनडीए के खिलाफ, राष्ट्रीय दलों के खिलाफ रीजनल गठबंधन जो है उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, राज्यों के लिए पैकेज कैसे बढ़ाने की बात हो। तमाम अपडेट इससे जुड़ा हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी धर्म संकट में पड़ गई है। सूत्रों की माने तो दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने पार्टी को बड़ा अल्टीमेटम दे डाला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं से कहा है कि अगर उनके पति की पार्टी में वापसी नहीं हुई तो वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगी। स्वाति ने यह धमकी तब दी है जब एक दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया था कि जरूरत हुई तो बीजेपी स्वाति सिंह को चुनाव भी लड़ा सकती है। खबर यह भी आ रही है कि इस अल्टीमेटम से घबराए केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा अमित शाह से खुद बात की। बीजेपी परेशान है क्योंकि मायावती पर पलटवार के लिए उसे स्वाति के तौर पर एक ताकतवर चुनावी चेहरा मिल गया था, जिसके साथ अपर कास्ट की सहानुभूति को भुनाया जा सकता था। राजनीति की दुनिया में आउटसाइडर की तरह एंट्री करने वाली स्वाति ने मंझे हुए नेता की तरह ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, जिससे बीएसपी बैकफुट पर चली गई। लेकिन आज स्वाति दिन भर चुप रही। सवाल यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए स्वाति को आगे करने का बीजेपी का दांव क्या उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है? सवाल यह भी है कि आखिर एसपी ने उन्हें कौन सा बड़ा ऑफर दिया है? क्या दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी स्वाति सिंह के साथ कोई मोलभाव कर रही है? क्योंकि दयाशंकर सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि आज झारखंड में तस्वीरें जो हमने दिखाई आपको वो शनिवार की हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी, जूही सिंह एसपी से और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। बीजेपी ने जो तैयार की जमीन और जो स्वाति सिंह के नाम पर एक
बहुत ही साधारण महिला का, लेकिन बहुत एग्रेसिव महिला का, बहुत समझदार महिला का, बहुत परिपक्वता का जो चेहरा सामने आया था आपके पास, ऐसा लगा कि मायावती बहुत साधारण सी महिला मायावती को चुनौती देती दिख रही थी। अब आपके हाथ से पारी जा रही है, आपके हाथ से स्वाति सिंह जा रही है। देखिए, हमारे लिए कोई राजनीतिक लाभ हानि का विषय ही नहीं था। हमारे लिए तो ये पूरा का पूरा प्रकरण एक सैद्धांतिक पक्ष था। जब एक बार हमें यह लगा कि हमारे किसी नेता ने गलती की जिसमें कि उन्होंने मायावती जी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, यद्यपि उन्होंने क्षमा मांगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने क्षमा मांगी, हमारे नेता सदन अरुण जेटली जी ने क्षमा मांगी, पार्टी ने उनको पद से हटाया और उसके बाद पार्टी से हटा दिया। ये एक सैद्धांतिक विषय था जहां दलित सम्मान की बात थी, परंतु उसी के साथ जहां महिलाओं के सम्मान की बात है, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा पार्टी से मांग की है कि उनके पति को हर हाल में वापस पार्टी में शामिल किया जाए। देखिए, इस विषय पे तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस बात का कोई निर्णय ले सकते हैं और यह निर्णय पार्टी सैद्धांतिक आधार पर लेगी। किसी के मांग करने या ना मांग करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब दूसरा सैद्धांतिक विषय आया कि महिलाओं के अपमान की बात आई या किसी नेता के परिवार की महिलाओं को लेकर इस प्रकार के लांछन नहीं लगा सकते, पार्टी उसको लेकर भी मैदान में आई। तो हमारे लिए यह एक सैद्धांतिक विषय था। विषय दलित के सम्मान का हो या महिलाओं के सम्मान का हो, यह हमारे लिए राजनीतिक लाभ हानि या कोई एक आध सीट जीतने हारने का विषय नहीं था। ये वाकई में क्या सिर्फ एक आध सीट का मामला है? जूही सिंह, अगर आप मेरे साथ जुड़ चुकी हैं तो समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही हैं? जूही सिंह, आप पार्टी की उन महिला चेहरों में हैं जो अपनी बात को मुखरता से रखती हैं। एक और नया चेहरा पार्टी को मिल सकता है, क्या ऐसी तैयारी हो रही है? धाराएं बढ़ाने के लिए जिनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखवाया और एग्जामिनेशन के लिए दिया है। स्वाति जी एक निहायत ही, जैसे आपने कहा, परिपक्व और मुखर महिला हैं। उन्होंने मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी है। जितनी मेरी उनसे बात हुई, राजनीतिक विषय में कोई बात नहीं हुई, ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन ऐसी महिलाएं अगर राजनीति में आए, किसी भी पार्टी से आए, तो महिला सशक्तिकरण हो करके रहेगा। मेरे ख्याल से हर पार्टी के लिए वो एक एसेट है और बहुत ही मजबूती से और बहुत ही मैच्योरिटी से अपनी बात रखते हैं। जी, सुधींद्र भदौरिया जी, आपसे समझना चाहती हूं मैं, अपमान और सम्मान की ये लड़ाई क्या वाकई में मौका परस्ती के दांवपेच में फंस गई है? देखिए, ये बहन मायावती जी शुरू से कहती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में एक मिलीभगत चल रही है, पर मौजूदा संदर्भ के दो पहलू हैं। नंबर एक इसका सामाजिक पहलू और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू। सामाजिक पहलू यह है कि देश के अंदर दलितों का उत्पीड़न हो रहा था। गुजरात, उसके साथ साथ आपने महाराष्ट्र में देखा, एक बलात्कार करके लड़की के पैर हाथ काट के उसको खेत में फेंक दिया गया। हरियाणा, दिल्ली, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों को जब बहन मायावती जी ने मुखर रूप से उठाया तो बीजेपी बौखला गई। बौखलाने के बाद उन्होंने दयाशंकर जी के माध्यम से कुछ इस तरह के अनाप शनाप बयान दिलवाए जिससे वो कटघरे में खुद खड़े हुए। और इस देश का SC ST कानून है, उसके तहत इनको अभी तक गिरफ्तार होना चाहिए था, पर दोनों ही लोग, भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी, ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने, बहन मायावती जी जो इस देश की दलित की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है पार्टी की, उनके बारे में इतने अभद्र शब्द के बावजूद दोनों ही बचा रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार है और झारखंड में बीजेपी, और उसके बाद भी अगर खुलेआम घूम रहे हैं, तो इस तरह से दोनों के द्वारा बचाने की कोशिश। क्या वाकई प्रियंका चतुर्वेदी सबसे ज्यादा बढ़त आप लेते हुए नजर आए, कम से कम एक्शन में, कांग्रेस यूपी में? लेकिन आज क्या वाकई असली मुद्दे सारे पीछे चले गए हैं? इस एक प्रकरण, इस एक दलित मुद्दे के नाम पर, एक महिला सम्मान और प्रतिष्ठा के नाम पर जो पिछले एक सप्ताह से हुआ है, क्या वाकई में वो सैद्धांतिक लड़ाई है या फिर मुद्दों को पीछे भटकाने की कोशिश है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी त्रिवेदी जी को आज आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव से सैद्धांतिक और नैतिकता तो याद आ गई भारतीय जनता पार्टी को। यही जानकर और यही सुनकर बेहद खुशी हुई। अत्यंत प्रसन्नता तब होती जब वो दयाशंकर को हर तरीके से कोशिश करते कि दयाशंकर का अरेस्ट हो जाए, दयाशंकर पे FIR दर्ज कराते, अगर इनकी नैतिकता और सैद्धांतिकता पे लड़ाई थी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग रखे लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी। जी प्रियंका बोलिए आप। हाँ,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की कि यहाँ पर आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि दयाशंकर पे आपने कड़ी कार्रवाई की, दूसरी तरफ आप उनकी जो वाइफ हैं उनको आगे चुनाव में लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। तो इसी से दिखाता है कि आप जब दलितों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, उसी में आपकी दोगलापन सामने आता है कि एक तरफ आपने एक्शन लिया, दूसरी तरफ आप उनकी बेटी बहू को सामने ले आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिपोक्रेसी है काफी सामने आ गई है और समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश भी जाने कि किस तरीके की मौका परस्ती करते हैं और किस तरीके से इनको नैतिक धर्म अपना तब याद आता है जब कोई आगामी चुनाव आने वाले होते हैं। नैतिकता की बात आपने की, सुधांशु त्रिवेदी से मैं एक बार समझ लेती हूँ, नैतिक स्तर पर पार्टी ने क्या ये जिम्मेदारी लेने की, क्या ये समझने की कोशिश की कि झारखंड से जो तस्वीरें आई हैं जो हमारे टेलीविजन चैनल पर दिखा रहे हैं, किस तरह से अपने बाकायदा पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में नजर आ रहे हैं, क्या आपने कोशिश की झारखंड की सरकार से जानने की, समझने की, वहां कैसे पहुंचे, वहां की पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, पार्टी के स्तर पर जो पार्टी का दायित्व बनता वो उसने पूरा किया है। प्रतिक्रिया, संवेदनशील प्रतिक्रिया, त्वरित प्रक्रिया, निष्कासन और पद से मुक्त करना। अब आगे का विषय तो कानून व्यवस्था का विषय है, वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की जांच मैं आपसे झारखंड की चर्चा कर रही हूँ। झारखंड की सरकार, झारखंड की पुलिस, झारखंड प्रशासन, क्या वहां की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वहां पे वो किसी मंदिर में नजर आते हैं, जो हम ईटीवी पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने देखी वो तस्वीरें, आपको जानकारी है सुधांशु उसकी? और झारखंड के प्रशासन में जो भी बातचीत हुई होगी, देखिए जो बातचीत हुई होगी वो तो आधिकारिक स्तर पे हो रही होगी, पुलिस स्तर पे हो रही होगी, वह सरकार के स्तर पे उसका जवाब आएगा, पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे थोड़ी आएगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी प्रियंका जी ने कहा था हम लोगों के नैतिकता के प्रश्न पर कटाक्ष किया था, तो भाई अब हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। महिलाओं के बारे में कांग्रेस का क्या रहा है? मान लीजिए प्रियंका ने जो कहा है, आपकी तो तारीफ की है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी प्रियंका ने तारीफ की है। सुधांशु जी, लेकिन मेरे सवाल तो ये था, सवाल ये था कि झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस, झारखंड प्रशासन क्या कर रहा है? क्या ये आपकी पार्टी ने नैतिकता के आधार पर जानने की कोशिश की है? मैं 1 मिनट का हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जी, मैं आती हूं भदौरिया जी आपके पास। का हस्तक्षेप करना चाहूंगा। अगर सुधांशु आप सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, प्लीज बात को घुमाइएगा मत। इनकी प्रामाणिकता, प्लीज सुधांशु छोड़ दीजिए उस बात को। साफ कह रहा हूं, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, यह प्रामाणिकता जब तक जांच एजेंसियों के स्तर पे प्रामाणिक होगी और उसके अनुसार जो वो कार्रवाई करेंगी, झारखंड की सरकार उसमें पूरा सहयोग देगी। जी बताइए सुधींद्र भदौरिया जी। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। जूही सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया, जो इतने सालों से हम कह रहे थे, 1-1.5-2 साल से, कि इन लोगों के अंदर ये मिली भगत का हिस्सा है। और ये जो सेफ पैसेज मिला है, सेफ पैसेज मिला है इनको, सुन लीजिए, सेफ पैसेज मिला है, सेफ पैसेज मिला है, सेफ पैसेज मिला है। लखनऊ से उनको लेके गए हैं झारखंड। ये बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं हुआ है। और झारखंड के अंदर ये बीजेपी की सरकार के संरक्षण में दोनों लोगों का मिला जुला खेल है और इससे पूरे देश के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। जूही सिंह, सुधींद्र भदौरिया जी, विषय से हम नहीं हटेंगे, हम विषय में बने रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वाति सिंह के आने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा नजर आ रहा है जूही सिंह, कि आपकी सरकार इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर फोन काट देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। गिरफ्तार कीजिए जूही सिंह, आपकी सरकार, हम सब जानते हैं किससे मिले हुए हैं। जी भदौरिया जी, आपका आदेश होगा तो जरूर देखेंगे। दलित महिलाओं पर, जी, अच्छा ठीक है भदौरिया जी, आप अच्छा। जूही सिंह प्लीज मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ, विषय से मत हटिए। जूही सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, स्वाति सिंह के आपके आने से, आपकी पार्टी में आने से कितना बड़ा फायदा दिख रहा है आपको? और क्या यही कारण है कि झारखंड से तस्वीरें शनिवार की हैं, लेकिन आपकी पुलिस, आपकी सरकार को अभी तक जानकारी नहीं मिली है? सब कुछ जानते समझते हुए भी चुप्पी साधी हुई है सरकार, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर फोन काट देते हैं जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मीना जी, मैं स्वाति जी को पहले नहीं जानती थी। पिछले जो प्रकरण हुआ है, जब से बीएसपी ने
एक अनधिकृत प्रदर्शन किया है और उनकी बेटी और उनकी माँ और उनकी बहन को तरह तरह के अपशब्द कथित रूप से कहें, भदौरिया जी को इसमें ऑब्जेक्शन होगा। इस पे जो उन्होंने जैसे स्टैंड लिया है और जो उन्होंने बोला है वो एक साधारण महिला अगर कर रही है तो बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि हम सबके लिए अच्छा है। मैंने तो कुछ नहीं पूछा था आपसे, ये बात आप कह चुकी हैं। मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ जूही सिंह, आपकी सरकार शनिवार को झारखंड से आई हुई तस्वीरों को देखने के बाद क्या कर रही है? इन्होंने, इनकी पार्टी ने मायावती जी के बारे में आज तक एक शब्द अगर नहीं कहा। भदौरिया जी इनकी पार्टी ने, सरकार ने मायावती जी के बारे में एक शब्द नहीं कहा अभी तक। मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ, आप लोग विषय से मत हटिए। प्रियंका मैं आपके पास आती हूँ। प्रियंका ये जो आप देख रही हैं, मायावती जी के बारे में बोलेंगे, आप तो बोल ही रहे हैं। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। प्रियंका मैं आपके पास आकर समझना चाहती हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम ने जिस तरह से महिलाओं के सम्मान से जोड़ने की कोशिश की बीजेपी ने, ये बीजेपी के खाते में अब अगर नहीं रहता है तो आपको कितना फायदा इससे होता है अगर वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चली जाती हैं तो? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, इनका तो फिक्स्ड मैच बाबरी मस्जिद के समय से ही रहा है। जब जब मौका आया है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया है। तो ये इनकी मिलीजुली सरकार चल रही है। तो ये ऐसा ही है जैसे निहाल चंद एक रेप अक्यूज मोदी जी के कैबिनेट में बैठे थे, राजस्थान पुलिस उनको ढूंढ रही थी पर ढूंढ नहीं पाई थी, कैबिनेट में बैठे हुए मोदी जी के। तो यही काम दयाशंकर के साथ हो रहा है कि वो बैठे हुए झारखंड में हैं, इन्हीं की सरकार है, तो उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो है ना, बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा, इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। ये मुद्दा कितना बड़ा बना रहने वाला है आने वाले दिनों में। प्रियंका, क्या आप ये महसूस कर पा रही हैं वाकई महिलाओं के सम्मान से जोड़कर इस मुद्दे को जो आगे बढ़ाने की कोशिश थी, उत्तर प्रदेश के चुनावों में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, या फिर ये समाजवादी पार्टी या बीजेपी में जाने के साथ ही खत्म हो जाएगा? देखिए, महिला जो है, देश की 50% आबादी जो है महिलाओं की है। जब उत्तर प्रदेश में वो वोट करने जाएंगी, जैसे बिहार में महिलाओं का जो वोट था, डिसिसिव वोट था नीतीश कुमार जी के लिए, वैसे ही महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का रवैया रहा महिलाओं के अधिकारों बहुत बहुत को शुक्रिया लेकर, प्रियंका, सुधांशु, सुधेंद्र भदौरिया जी और जूही सिंह, आप सबसे मुझे अनुमति लेनी होगी, कार्यक्रम में वक्त कम है। लेकिन इस स्वाति सिंह जैसी महिला के राजनीति में आने से, एक साधारण सी महिला के राजनीति में इतना एग्रेसिव आने से और मायावती के सामने एक सशक्त महिला के रूप में खड़ी होने से कम ये साफ हो गया उत्तर प्रदेश की सियासत में कि इस बार महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी को, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में स्वाति सिंह मोल भाव करने की स्थिति में पहुंच गई हैं। कितना कर पाती हैं ये देखना होगा। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका ईटीवी नेटवर्क पर। देश में आत्महत्याओं के मामले जिस कदर बढ़ रहे हैं, उसका एक उदाहरण अगर कहें, सोमशेखर, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले सोमशेखर अब प्रधानमंत्री के ड्राइवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्राइवर थे और उन्होंने भी सुसाइड किया है। सुसाइड करने के बाद आज जिस तरह से उन्हें पीएम मोदी के कार के ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले इस शख्स को, इस नौजवान को, इस सिपाही को, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी सुसाइड करने वालों की अगर कहें, ये तस्वीरें नौजवानों ने, सेना के जवानों ने अंतिम संस्कार कर श्रद्धांजलि दी। और देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, मिलवाते हैं हिसार की प्रेक्षा मित्तल से। कराटे चैंपियन प्रेक्षा ने हाल ही में वर्ल्ड स्कूल गेम्स तुर्की में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। 2 बार नेशनल लेवल पर चैंपियन रही। इस बेटी ने 4 साल पहले कराटे सीखना शुरू किया था। 12th की छात्रा प्रेक्षा के पिता ऑप्टिकल शॉप चलाते हैं। 17 साल की इस बेटी का अगला टारगेट जापान ओलंपिक में देश के लिए तमगा हासिल करने का है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
देश की बात में आज इतना ही, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। प्रदेश 18 की वेबसाइट पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं।